जिसका संविधान में विश्वास नहीं है उसको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। राजा प्रजा गुलाम, राजा का बेटा राजा, वही उसी प्रवृत्ति से वो चल रहे हैं, क्यों ना उनका दहन किया जाए। ये आवाज एक दिन बहुत बड़ी ताकत बनेगी और हिंदुस्तान लाल किले की प्राचीर से एक दिन ये आवाज गूंजेगी। और जो तलवारें बांट रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, जिन्हें सरकार का संरक्षण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने किस तरीके से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें जलाने का काम किया, वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ किस तरीके का अपमान किया जा रहा है, तो सवाल ये है कि ये देश आखिर किस ओर जा रहा है और लोगों की किस तरीके की सोच होती जा रही है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राव केसर सलीम जी मौजूद हैं। राव केसर सलीम जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है, कितनी श्रद्धा है? भीमराव अंबेडकर साहब इस देश की आत्मा है। संविधान से ये देश चलता है। संविधान का राज हम यहाँ कायम करना चाहते हैं और जिस महापुरुष ने ये संविधान लिखा हो उसके प्रति भारतीय के दिल में क्या भावना होनी चाहिए, किस चीज़ को कि वो हकदार हैं, उससे कहीं ज़्यादा भावनाएं, श्रद्धा मेरे मन में उनके लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो हमारे देश में तस्वीरें जलाई जा रही हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। जिसने आज़ादी के लिए काम किया हो, जिसने आज़ाद हिंदुस्तान के लिए संविधान लिखा हो, उसकी तस्वीरें जलाई जाना इस बात का परिचायक है कि आज भी गुलामी की मानसिकता, मुगलों की मानसिकता, अंग्रेज़ों की मानसिकता आज भी इस देश के मूल में कहीं ना कहीं अपनी जड़ी जमाई हुई है। और उस चीज़ को, गुलामी की मानसिकता को मानने वाले लोग आज भी इस हिंदुस्तान में रहते हैं। ये इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। केवल तस्वीरें नहीं जलाई जा रही बल्कि बाबा साहब को तो अंग्रेजों का एजेंट तक बताया जा रहा है। जो लोग अंग्रेज़ों का एजेंट बता रहे हैं उनसे ये पूछें कि क्या उन्हें भी वो लोग कहेंगे जिन्होंने नागपुर में 20 से 30 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया? उन्हें अंग्रेज़ों का एजेंट नहीं कहेंगे जो जेलों से माफ़ी मांग मांग कर निकले? क्या वो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं जिन्होंने अपना परिवार, अपना घर, अपना दर, अपना सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर दिया? ये इस हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान के नागरिकों को सोचना पड़ेगा कि कौन हिंदुस्तानवादी है और कौन अंग्रेज़ों का गुलाम है आज भी, या मुगलों का गुलाम है आज भी। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने यदि सांकेतिक रूप से मनुस्मृति का दहन कर दिया है तो उस पर खूब बवाल हो रहा है। मनुस्मृति है क्या? मनु एक राजा हुए हैं और वही राजाओं वाला, वो जो मिश्रा जी हैं वही राजाओं वाला, राजा प्रजा गुलाम, राजा का बेटा राजा, वही उसी प्रवृत्ति से वो चल रहे हैं, क्यों ना उनका दहन किया जाए। उसका दहन क्यों ना किया जाए? मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मुझे ऊपर ढंग से याद नहीं, लेकिन वो पशु, नारी और शूद्र है, ये ताड़न के अधिकारी, ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान लागू आप करना चाहते हैं? हिंदुस्तान में भीमराव अंबेडकर जी ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है। उसमें कोई शूद्र नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। सबको एक मत का अधिकार दिया है, अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया है। ऐसी महान आत्मा के लिए आप, ऐसी महान आत्मा के आप चित्र जलाएंगे? ऐसी महान आत्मा के लिए आप अपमान की बात कहेंगे जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक बराबरी का दर्जा दिया है? आज आप भी अगर यहाँ इतनी चेष्टा कर रहे हैं कि साहब आप उसका वो जला, ऐसी महान आत्मा का जला सके, किसी अंग्रेजी सरकार में या मुगलों के सरकार में जब जलाकर देखते किसी का, जन बच्चा कोल्हू में पिड़वा देते वो लोग। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का ही आपको अधिकार दिया हुआ है कि आप उन्हीं के चित्र जला रहे हैं। सबको अपनी बात कहने का यहाँ अधिकार है, सबको बराबरी है, हिंदुस्तान सबका मुल्क है।
यहाँ ये अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच यहाँ वो ज़माने मुगलों के अंग्रेज़ों के चले गए। अब ये वोट की राजनीति है, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वही चलेगा अब काम। यहाँ पर महात्मा गांधी को गद्दार कह दिया जाता है और बाबा साहब की तस्वीरें जलाई जाती हैं। तो ये जो सोच लोगों के मन में पैदा हो रही है, इसके पीछे कौन है, क्या आप मानते हैं? देखिए चौधरी साहब, यहाँ गॉडसे के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये भारत है, सबको अपने अपने विचार रखने का यहाँ आज़ादी है। ये मैं फिर वही कहूँगा कि डॉक्टर साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। उन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिया। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में माफ़ी मांग रहे थे, जो विचारधारा हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम बनाने पे या उस समय गुलामी के उस पर आमादा थी कि हिंदुस्तान गुलाम ही ठीक है, वही मानसिकता के लोग आज सत्ता में आ गए हैं। भेदभाव, जाति, ऊंच नीच, इसको एक वो हॉट टॉपिक बनाकर देश के मूल मुद्दों से, जो देश की मूल समस्याएं हैं, उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं। भीम आर्मी अगर संविधान की बात करती है, संविधान के अधिकारों की बात करती है, तो उन्हें उत्पाती बताया जाता है। इसी तरीके के आरोप चंद्रशेखर आज़ाद पर भी लगते हैं। चंद्रशेखर जी आज़ाद तो उत्पाती हो गए, जो लोगों के हक की आवाज़ उठाते हैं, और जो तलवारें बांट रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। क्या मैसेज देना चाहिए? अरे ये तो एक नई घटना है तलवार बांटने की, तो अभी अभी ताज़ी घटना है। उससे पहले अनेक ऐसी घटना हुई। उन्हें आप क्या कहेंगे? लोगों के घरों में से, फ्रिज में से क्या आप खाएंगे, क्या पकाएंगे, क्या आपके फ्रिज में रखा है, इस बात को हम तय करें। कौन होते हैं वो तय करने वाले? ये कहाँ के उत्पाद की घटना है? मॉब लिंचिंग हो रही है, इसे उत्पाती नहीं कहेंगे? जो लोग आपने अभी उसमें देखा मणिपुर में क्या नंगानाच हुआ, ये उत्पाद नहीं है? देश ले जाना किस तरफ चाहते हैं ये लोग? मैं देश के उन 85% लोगों से ये अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो आज भी सेकुलर हैं, सिर्फ 8 से 10% लोग ऐसे हैं जो उत्पात मचा रहे हैं। ये लोग जिनका कोई आधार नहीं है, जिन्हें कोई जानता नहीं, ऐसी सस्ती बयान देकर, सस्ती हरकतें करके, ओछी हरकतें कर अपने आप को हाईलाइट करने चाहते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं वो 85% हिंदुस्तान की सेकुलर जनता जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं, जो मूक दर्शक बैठी उन्हें देख रही है। पर वो खोना पड़ेगा, उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। और इसके लिए मैं बधाई देता हूं चंद्रशेखर आज़ाद जी को कि आज वो सड़क से लेकर संसद तक इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आवाज़ एक दिन बहुत बड़ी ताकत बनेगी, और हिंदुस्तान लाल किले की प्राचीर से एक दिन ये आवाज़ गूंजेगी, ऐसी मेरी आशा है। राव केसर सलीम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका संविधान में कितना विश्वास है? जिसका संविधान में विश्वास नहीं है, उसको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। मैं बाय बर्थ और बाय फेथ हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान और संविधान के श्लोक और संविधान की जितने भी धाराएं हैं, वो मेरे खून में दौड़ती हैं। मैं बाय बर्थ ही नहीं, मैं आत्मा से भी, मैं सोच से भी, और मैं जिंदगी से भी। और मैं इस बात के लिए फख्र महसूस करता हूं कि मेरे बुजुर्गों ने जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा, अपने वतन को और अपने हिंदुस्तान को चुना। मैं उनके पे फख्र महसूस करता हूं और उन्हें इस बात का धन्यवाद देता हूं कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम भारतीय हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, या फिर जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, वो संविधान की बात करते हैं। तो आने वाला समय कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का वो डर दिखाते हैं कि हमारे देश में मुस्लिमों का शासन हो जाएगा और यहाँ पर संविधान का नहीं, फिर शरीयत का कानून चलेगा। बड़े अफसोस की बात है ये कि या तो वो मूर्ख हैं या भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं। 140 करोड़ की आबादी और 30 करोड़ उसमें अल्पसंख्यक, वो 110 करोड़ लोगों को 30 करोड़ लोगों से डरा रहे हैं। तो जब आज भी 110 करोड़ लोग
जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनका, चीफ मिनिस्टर उनका, जुडिशरी उनकी, जितने सारे सिस्टम हैं, चुनाव आयोग उनका, सब, जब आज भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर हिंदू कब सुरक्षित होगा भाई साहब? अगर आज भी वो मुस्लिम से डर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? फिर तो आपको सरकार में रहने का हक नहीं है। या इस तरह की र्यूमर फैलाकर आप सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है, भी एक बयान आया था वो बांग्लादेश के किसी क्रिकेटर का लेके, संगीत सोम जी ने उस पर बयान दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप तो सरकार में हैं, आप क्यों नहीं अपने वहाँ से अपनी एम्बेसी बंद कर देते हैं यहाँ से बांग्लादेश की? क्यों नहीं आप वहाँ से राजनीतिक संबंध? हम इस बात के विरोधी हैं कि वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, हम उस बात के विरोधी हैं, लेकिन इस बात के भी विरोधी हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आपने क्यों उनसे राजनीतिक संबंध कायम कर रखे हैं? क्यों आपका विदेश मंत्री खालिदा जाके जनाजे में जाके शरीक होता है? आप शाहनवाज जाके के यहाँ जाके बिन बुलाए बिरयानी खाते हैं, शाल ओढ़ते हैं, और गद्दार आप हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को बताते हैं। क्यों नहीं आप इस बात पे वो कानून लगा देते कि बांग्लादेश का कोई वो नहीं खरीदा है? वहाँ तो अमित शाह के बेटे जय शाह बैठे हुए हैं, क्यों नहीं वो कानून बना देते इस बात के लिए कि कोई मुस्लिम या कोई मुस्लिम मुल्क का या हमारे शत्रु, क्यों नहीं आप उसको अपना शत्रु देश घोषित कर देते? बड़ी विडंबना है आज इस बात की कि हमारी सरहदें सीमित नहीं, हमारी सरहदें सुरक्षित नहीं। जितनी भी विदेश नीति पे अगर आप बात करें तो जितना भी हमारा बाउंड्री है, हमारे हिंदुस्तान की सीमाएं हैं, किसी से आपके ताल्लुक ठीक नहीं। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ गिर गई? कितने लाख लोगों ने इन 11 दिन के अंदर, इन 11 साल के अंदर कितने लाख लोगों ने हिंदुस्तान की नागरिकता त्याग दी? इस पे बात नहीं होगी। हमारा रुपया कहाँ चला गया? इस पे बात नहीं होगी। इस पे बात नहीं होगी कि महंगाई की दर कितनी बढ़ गई, इस पे बात नहीं होगी। इन मुद्दों से भटकाने के लिए ही ये लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि हम भावना भड़काकर लोगों की वोट हासिल कर सकें। राव केसर सलीम साहब, संविधान की बात करके, दलितों की बात करके कांग्रेस ने भी वोट लिया और समाजवादी पार्टी ने भी वोट लिया। रिजल्ट आपके सामने है, 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन संघर्ष करने की जब बात आती है, संविधान के लिए संघर्ष करने की बात आती है, या फिर दलितों के लिए संघर्ष करने की बात आती है, तो लोग चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों ढूंढते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी एक युवा हैं, नई ऊर्जा उनके अंदर है, और निश्चित तौर पर मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब हिंदुस्तान युवा पीढ़ी के हाथों में ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसमें उनके संघर्ष करने की क्षमता और उनकी संघर्ष करने के इरादे से ही युवा चंद्रशेखर जी की तरफ को जा रहा है। और ये एक ऐसा नाम, ऐसा चेहरा लगा आ रहा है जिसमें हिंदुस्तान का भविष्य लोगों को नज़र आ रहा है। चलिए, तो राव केसर सलीम जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।